नमस्कार। तो देखिए आजकल टैट के एग्ज़ाम जो हैं वो चले हुए हैं। अब देखिए टैट के एग्ज़ाम चले हुए हैं तो उसके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे ताकि अभी आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है देखने को तो आपको हेल्प हो सके। परंतु उससे पहले आपका कोई भी टैट का अगर एग्ज़ाम है तो काइंडली हमें उस पेपर को पेपर के बाद सेंड कर दिया करें। हमारा ईमेल आईडी टेलीग्राम पर मेंशन है, या फिर आप हमें allexam31@gmail.com पर ईमेल कर देना। हम आपको अपना टेलीग्राम का कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करवा देंगे और टेलीग्राम पर आप हमें ईजिली जो है वो पेपर फिर सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 121 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन एंशियंट टाइम्स वाज नोन एज धारगिरी। तो धारगिरी प्राचीन टाइम में किसको कहा जाता था? अगर हम बात करें कि प्राचीन टाइम में धारगिरी हिमाचल में किसको कहा जाता था तो धारगिरी जो है वो नूरपुर को कहा जाता था हिमाचल में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ही ऐसे हम कुछ देखते हैं कि प्राचीन जगहों के अलग अलग नाम जो था वो हुआ करते थे। तो धारगिरी जो है वो धारगिरी नूरपुर का प्राचीन नाम है। वैसे तो नूरपुर को धमेरी भी जो है वो कहते थे, धमेरी कहते थे। नूरपुर की राजधानी पठानकोट में जो था वो हुआ करती थी। और नूरपुर की राजधानी अकबर के समय में राजा बासदेव हुआ करते थे, जिन्होंने नूरपुर की राजधानी पठानकोट से नूरपुर जो था वो बदली थी। ये आपने ध्यान रखना है। नूरपुर रियासत की स्थापना जेठपाल के द्वारा की गई थी। नूरपुर के राजा थे जसपाल जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। नूरपुर के राजा थे भीमपाल जो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। यहाँ के जो प्रसिद्ध शासक हुए एक जगत सिंह, उनका भी आपने ध्यान रखना है, जगत सिंह। और जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान ही जहांगीर के द्वारा जो था वो अपनी पत्नी के साथ जो है वो नूरपुर का विजिट किया गया था, जिसको धमेरी से नूरपुर का नाम फिर दे दिया गया, क्योंकि नूरपुर जहांगीर की पत्नी का नाम जो है वो नूरजहां होता था, तो उसी को सम्मान देते हुए ये नाम बदल दिया गया था। तो ये सब ध्यान रखना। वैसे ही बैजनाथ का प्राचीन नाम जो है वो कीरग्राम है। आप देखते हैं कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम बनेड़ जो है वो है। कहलूर बिलासपुर का प्राचीन नाम है, वो भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज गुलेर स्टेट एस्टेब्लिश्ड बाय हरिचंद। तो गुलेर जो रियासत है उसकी स्थापना राजा हरिचंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो उसकी स्थापना जो था वो 1405 में की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर है। राजा हरिचंद ने जो है वो इसकी स्थापना की, कब की? 1405 में जो था वो की थी। कैसे की थी? तो ये जो कांगड़ा रियासत हुआ करती थी वहीं से जो था वो अलग हुए थे और इन्होंने इस रियासत की स्थापना जो है वो की थी। कई बार एग्जाम में पूछ जाता है कि नूरपुर के किस शासक की बहादुरी को देखते हुए जो है उसे शाहजहां के द्वारा शेर अफगान की उपाधि दी गई थी। तो उसको वो थे मानसिंह को जो है वो शेर अफगान की उपाधि दी गई थी और वो शाहजहां के द्वारा दी गई थी, वो भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। 123 में बोलते हैं वीरसेन फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि वीरसेन के द्वारा किस स्टेट की स्थापना इनमें से की गई थी। अगर हम बात करते हैं कि वीरसेन ने किसकी स्थापना की थी तो सुकेत की स्थापना वीरसेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। सुकेत की जो स्थापना की गई थी वो वीरसेन के द्वारा की गई थी। लगभग 765 एडी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। इसके जो अंतिम शासक थे वो लक्ष्मण सेन जो था वो हुआ करते थे। इसकी राजधानी सुंदरनगर बनेड़ में जो था वो हुआ करती थी। सुकेत से ही अलग हुआ मंडी यहाँ से अलग हुआ। तो मंडी की स्थापना किसके द्वारा जो था वो की गई थी? अगर हम मंडी की स्थापना की बात करें तो ये स्थापना बाहुसेन के द्वारा की गई थी। कुछ और इम्पोर्टेंट रियासतें और उनके संस्थापक हम जान लेते हैं। जैसे कि हमने सिब्बा रियासत देखी है, शिवराम चंद के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। हमने कुल्लू रियासत देखी है, विहंग मणिपाल के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। भज्जी रियासत देखी है, राजा चारू के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। दारकोटी रियासत देखी है, दुर्गा सिंह के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। धामी रियासत देखी है, गोविंद पाल के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। जुब्बल रियासत बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, करमचंद के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। बघाट रियासत की स्थापना बसंत पौल के द्वारा की गई थी। और सिरमौर रियासत की स्थापना राजा रसालू के द्वारा की गई थी। ठियोग रियासत की स्थापना राजा जयचंद ने की थी। एक सरी रियासत हुई, सरी रियासत की स्थापना राजा मूलचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। वो राजा मूलचंद का नाम आपने ध्यान रखना है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रियासतें हमने जान ली। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं ड्यूरिंग महाभारत टाइम कांगड़ा इज नोन एज। तो महाभारत टाइम में कांगड़ा को त्रिगर्त जो है वो कहते थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। त्रिगर्त कहते थे। पिछले कल ही हमने गिरिराज पत्रिका जो है वो डिस्कस की थी। पिछले कल हमने गिरिराज पत्रिका में 1 लाइनर क्वेश्चन भी देखे थे। तो वहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन जो था वो वैसा ही पढ़ा था। हमने क्या क्वेश्चन वो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्वेश्चन ये पढ़ा था कि स्कंद पुराण के किस खंड में जो है हिमाचल को जो है वो स्थान दिया गया है। तो स्कंद पुराण का एक जालंधर खंड है, जालंधर खंड में जो है वो हिमाचल को जो है वो स्थान दिया गया है। तो ये जालंधर खंड आपने वहाँ से जोड़ लेना है।
ये भी ध्यान रखना है। और कीर्ग्राम दिया गया है, बैजनाथ का प्राचीन नाम है, आपको पता है, ये पता चल गया आपको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं इन हिमाचल विच रिवर इज़ नोन एज कालिंदी। तो कालिंदी नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं? कालिंदी नदी जो है वो यमुना नदी को कहा जाता है। यमुना नदी को कालिंदी कहते हैं। चलो सही बात है, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 5 ही तो नदियां हैं हिमाचल में, हर बार मैं रिवाइज करवा ही देता हूँ इन नदियों को। आज थोड़ा सा स्पेसिफिक रूप से यमुना नदी के बारे में ही जान लें। यमुना नदी हिमाचल की सबसे छोटी नदी जो है वो आती है। और अगर हम बात करते हैं कि ये यमुना नदी निकलती कहाँ से है, तो कालिंद पर्वत यमुनोत्री के समीप वहाँ से ये निकलती है। यमुना की मुख्य सहायक नदियों में गिरी, टॉन्स, पब्बर, आंध्रा, ये सब जो है वो आ जाता है। वैसे ही गिरी नदी जो इसकी सहायक नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो गिरी नदी कुप्पर चोटी से जो है वो निकलती है। कुप्पर चोटी जुब्बल में कहीं पड़ती है, वहाँ से ये निकलती है। आगे इसकी चलकर भी सहायक नदियाँ बनती हैं, जैसे कि झलाल गिरी की सहायक नदी बन जाती है। टॉन्स नदी हमने अभी बताया आपको, तो टॉन्स नदी जो है कहाँ से किस तरह से निकलती है, तो टॉन्स नदी की अगर हम बात करें, 2 नदियां हैं, एक रूपिन है, एक सुपिन है। ये नदियां मिलती हैं एक स्थान पर जिसको नैतवार कहते हैं, और इन्हीं के मिलन से जो है वो टॉन्स नदी बनती है। टॉन्स नदी फिर यमुना में जाकर आगे मिल जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। और यमुना नदी की बात करें कि ये हिमाचल की सबसे छोटी नदी है, तो हिमाचल में ही ये कहाँ पर एंटर करती है और हिमाचल को ही कहाँ पर छोड़ जाती है। हिमाचल में ये खोदर मांझरी नामक स्थान पर एंटर कर जाती है और हिमाचल को ताजेवाला के समीप जो है वो छोड़कर चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हेन वाज स्टेट ऑफ चंबा एस्टेब्लिश्ड। तो चंबा स्टेट की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 550 CE में की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। चंबा की स्थापना मेरू वर्मन के द्वारा जो है वो की गई थी। मेरू वर्मन का जब भी नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इनके द्वारा कौन कौन से मंदिर जो था वो स्थापित करवाए गए। तो मेरू वर्मन के द्वारा जो मंदिर स्थापित करवाए गए उनमें मणिमहेश मंदिर आता है, लक्षणा देवी मंदिर आता है, छत्राड़ी मंदिर आता है जिसको शक्ति देवी मंदिर भी जो है वो कहते हैं, नरसिंह मंदिर यहाँ पर आता है, गणेश मंदिर यहाँ पर आता है। इन मंदिरों की स्थापना जो है वो मेरू वर्मन के द्वारा करवाई गई। ये आपने ध्यान रखना है जी मेरू वर्मन के बारे में। और जब चंबा की रियासत की स्थापना की गई थी तो ब्रह्मपुर भरमौर में इसकी कैपिटल हुआ करती थी। बाद में चलकर हमें देखने को मिलता है कि चंबा शहर की स्थापना भी की गई। चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई और 920 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की गई राजा साहिल वर्मन के द्वारा। ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं महमूद गजनवी इन्वेडेड कांगड़ा इन व्हाट ईयर। तो बोलते हैं कि कांगड़ा को महमूद गजनवी ने कब इसके ऊपर आक्रमण किया, तो इसके ऊपर आक्रमण 1009 CE में जो था वो किया गया था। अगर हम बात करते हैं कांगड़ा के बारे में कि कांगड़ा पर जो था वो कब कब अटैक हुए, किस किस के द्वारा किए गए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा अटैक किया गया कांगड़ा के ऊपर। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक भी कांगड़ा के ऊपर अटैक करता है। 1337 में ये अटैक किया जाता है। 1365 में एक और अटैक देखने को मिला। 1365 का ये जो अटैक है ये जो किया गया, तो इस दौरान कांगड़ा के शासक हुए रूपचंद के कार्यकाल के दौरान किया गया। और इन्होंने क्या किया, जो फिरोज शाह तुगलक थे इनके द्वारा ज्वालामुखी मंदिर को भी लूटा गया। यहाँ की कुछ किताबों को अपने साथ ही ले गए और उन किताबों को जो है वो कहा जाता है कि संस्कृत में ट्रांसलेट जो था वो संस्कृत से जो था वो पर्शियन में उनको ट्रांसलेट जो था वो करवाया गया था। ठीक है जी, ये कहा जाता है। ठीक है, और इतना सब जो अटैक हुए उनके बारे में। आगे बोलते हैं व्हेन वाज प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश। तो बिलासपुर का जो प्रिंसली स्टेट है वो कब हिमाचल में मर्ज हुआ? जब 15 अप्रैल 1948 को स्थापना की गई हिमाचल की, तो बिलासपुर में इसमें नहीं मिला था। 4 ही जिले उस टाइम हुआ करते थे। 5वें नंबर का जिला ये बिलासपुर बना था। और ये कब बना था? ये 1954 में बना था। 1954 जुलाई में ये बना था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर के बाद 6ठे नंबर का जिला जो था वो किन्नौर बना था। 6ठे नंबर का जिला, और किन्नौर जो था वो 1960 में जो था वो यहाँ पर आकर मिला था, वो ध्यान रखना है। फिर हमने पहले भी पढ़ा था कि 1966 में वो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, कुछ जिले जुड़े। 1971 में हिमाचल की स्थापना कर दी जाती है। 18वें नंबर का स्टेट हिमाचल का ये बनता है। उसके बाद 2 और जिले बनाए गए और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ हिमाचल के जिलों की 12 हो गई। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ईस्ट वाइल पंजाब गवर्नमेंट हेडक्वार्टर वॉज इन शिमला टिल व्हेन। तो बोलते हैं कि पूर्वी पंजाबी सरकार का मुख्यालय शिमला में हुआ करता था। कब तक हुआ करता था? ईस्ट वाइल पंजाब गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर शिमला में हुआ करता था, परंतु ये कब तक हुआ करता था? तो ये हुआ करता था 1966 तक।
अंटिल जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया तो ऑब्वियसली कुछ पहाड़ी क्षेत्र जो यहाँ से भेज दिए गए, हिमाचल में मिला दिए गए और कुछ एक पंजाब को मिले, तो उसके बाद हेडक्वार्टर भी जो है वो शिफ्ट हो गया और पंजाब का हेडक्वार्टर यहाँ से चला गया 1966 में। ये 1966 तक जो है वो पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय यहाँ पर हुआ करता था। 1966 के बाद तो हिमाचल में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद बोलते हैं व्हेन डिड पार्लियामेंट पास्ड हिमाचल स्टेट एक्ट। तो 1971 में तो हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, परंतु उससे पहले 18 दिसंबर 1970 को, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 18 दिसंबर 1970 को जो था वो क्या किया गया था, पार्लियामेंट के द्वारा हिमाचल स्टेट एक्ट जो था वो पास कर दिया गया था, जिसमें हिमाचल को एक स्टेट बनाने की बात कही गई थी। 130 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उस टाइम ऑब्वियसली इंदिरा गांधी के कार्यकाल की ही ये सारी की सारी बात है। और इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी थी, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जब देहांत हो जाता है 1966 में, तो उसके बाद पहली महिला प्रधानमंत्री आप कहेंगे कि इंदिरा गांधी ही जो था वो बनी थी। और अब पिछले कल ही हमने फिर से गिरिराज पत्रिका में इंदिरा गांधी का क्वेश्चन पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर कि इंदिरा गांधी को जो है वो भारत रत्न दिया गया। कब इनको भारत रत्न दिया गया था, तो पहली महिला थी, इनको भारत रत्न मिला था 1971 में। 1971 में इनको भारत रत्न भी मिला था, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द्रविड़न मुनित्रा खड़गम एस्टेब्लाइज्ड। होम होगा यहाँ पर, गलत वैन लिखा है यहाँ पर, वैन वॉज। तो बोलते हैं कि द्रविड़न मुनित्र खड़गम की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना का आपने ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो था वो ऑप्शन ए 1949 में की गई थी। 131 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं कॉमकॉन का संबंध किससे है। तो कॉमकॉन का संबंध पूछा गया है, इनमें से किससे है, तो इसका संबंध जो है वो ईस्टवाइल सोवियत यूनियन से जो है वो है। ऑप्शन सी जो है 132 का सही आंसर है। 133 में बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पुट टू एंड एंड प्रीवी पर्स। तो बोलते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को जो है वो समाप्ति मिली थी या फिर इसको समाप्त कर दिया गया था। तो इसको 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। उसी तरह देखो हमारे पास 42nd, 28th, 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इनमें से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अपना जो प्रेम्बल आप देखते हैं ना उसमें सोशलिस्टिक, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये वर्ड जो है वो उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही जो है वो ऐड किए गए थे। और ये अमेंडमेंट कौन से ईयर की है, तो ये 1976 की ये अमेंडमेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु प्रपोज्ड एंड एम्फेसाइज्ड नॉन कांग्रेसिज्म। तो बोलते हैं कि किसने गैर कांग्रेसवाद का प्रस्ताव जो है वो किसने रखा था और उसके ऊपर जोर दिया था। देखो ये प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा रखा गया था, ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा रखा गया था और इसके ऊपर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पुट इनटू एक्शन। तो बोलते हैं कि कब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था। अगर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की हम बात करते हैं कि इसको कब जो है वो लागू किया गया था, तो इसको जो था वो 1 नवंबर 1956 को लागू कर दिया गया। और फिर 1 नवंबर 1956 को ही हमें देखने को मिलता है कि 14 स्टेट बने। 14 स्टेट्स के साथ साथ जो था वो 6 यूनियन टेरिटरी जो था वो यहाँ पर बनी थी, ये हमें देखने को फिर उस दौरान मिलता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं राष्ट्रीय मोर्चा के गठबंधन में कितने राजनीतिक दल हैं। तो बोलते हैं हाउ मैनी पॉलिटिकल अलायंस टुक पार्ट इन अलायंस ऑफ नेशनल मार्च। तो बोलते हैं कि कितने जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि अलायंस ऑफ नेशनल मार्च में हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये कितने हैं, तो 136 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी भी अलायंसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक एनडीए अलायंस हो गया, एक इंडी अलायंस हो गया, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके बारे में पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा। आगे बोलते हैं व्हेन वाज स्टेट ऑफ हैदराबाद मर्जेंट इनटू इंडिया। तो बोलते हैं स्टेट ऑफ हैदराबाद जो था वो कब इसका विलय जो था वो इंडिया में हुआ था, भारत में हुआ था। स्टेट ऑफ हैदराबाद ऑप्शन डी सितंबर 1948 की ये बात है। और इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो आपने ध्यान रखना है, ऑपरेशन पोलो इसका नाम रखा गया था। और यहाँ से ही जो है वो भारतीय सेना का ऑपरेशन था। ऑपरेशन पोलो के बाद ही तो जो था वो हैदराबाद के आखिरी निज़ाम को जो है वो सत्ता से जो है हटाकर इसको इंडिया में मिला दिया गया था। आगे बोलते हैं व्हेन वाज कम्युनिस्ट पार्टी एस्टेब्लाइज्ड इन इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो था वो कब की गई थी। अगर हम बात करते हैं भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की, तो इसकी स्थापना 1924 में जो था वो की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जा रही है तो इसकी स्थापना 1924 में हुई।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में जो था वो इसकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल आसान है। अगर हम बात CPIM की करते हैं, CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट की हम बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ये भी ध्यान रखना है साथ में। आगे बोलते हैं व्हेन वाज यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश्ड, तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब की गई थी? यूरोपियन यूनियन की स्थापना जो था वो इनमें से इन नन ऑफ द एबव जो है वो होगा। अच्छा, तो कब की गई थी यूरोपियन यूनियन की स्थापना? यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में जो था वो की गई थी। ये ध्यान रखना है। एग्जैक्टली कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1 नवंबर था, 1 नवंबर था, ईयर 1993 था। यूरोपियन यूनियन में जो है वो 27 मेंबर जो हैं वो आते हैं। अभी अगर पूछा जाए कि लेटेस्ट इसको किसने जो है वो छोड़ा है, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको छोड़ने का अनाउंस किया गया था। अगर पूछा जाए कि लेटेस्ट इसको ज्वाइन किसने किया है, तो क्रोशिया के द्वारा, क्रोशिया कंट्री है, इसके द्वारा 2013 में जो था वो इसको ज्वाइन किया गया था यूरोपियन यूनियन को। ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच कंट्री गिफ्टेड स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू USA इन 1886, तो बोलते हैं कि किस कंट्री ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो भेंट किया था USA को? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के द्वारा भेंट किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो फ्रांस के द्वारा भेंट किया गया था, परंतु यहाँ पर और भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट कितनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी हाइट जो है वो कितनी है। तो इसकी स्थापना, इसका पता चल गया कि 1886 में ये भेंट किया गया था। इसकी हाइट है 93 मीटर, ये आपको पता हो गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? वो गुजरात में स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट पूछी गई थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है और उसकी हाइट है 182 मीटर। वो भी आपने ध्यान रखनी है। तो ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। अगला क्वेश्चन देखें, अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं तो PGT के लिए पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। लिमिटेड सा भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं, लिमिटेड सा टाइम है और अच्छा मौका है तैयारी करने का। जल्दी से जाइए, टेस्ट सीरीज को अवेल कीजिए, अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप दीजिए, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपको आने वाले एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लड, तो वर्ल्ड का जो मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लड होता है ना वो किसका होता है? ब्लड तो वैसे देखो सारे के सारे ही एक्सपेंसिव है, परंतु मोस्ट यहाँ पर पूछा गया है फिर भी। तो अगर हम बात करें कि वो किसका होता है, तो क्रैब का होता है। केकड़े का खून जो है वो सबसे महंगा होता है। देखो इसका ब्लड इतना वैल्यूएबल इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है और उसके ब्लड का जो कलर होता है ना वो ब्लू होता है, नीले रंग का इसका खून होता है। नीला रंग का इसका खून का तो होता है, वो किस कारण होता है? तो होमोसाइनिन के कारण, एक केमिकल है होमोसाइनिन, इसके कारण जो है वो इसका खून जो है वो कैसा होता है? ब्लू होता है। तो होमोसाइनिन आपने ध्यान रखना है, इसके कारण इसके खून का रंग जो है वो ब्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम गेहूं की फसल किस देश में उगाई गई थी? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि गेहूं की फसल कब उगाई गई थी, तो वो कहाँ पर? टर्की में उगाई गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। अभी तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि गेहूं की फसल इंडिया में रबी फसल में आती है या फिर खरीफ फसल में आती है, ये आपने कमेंट करके बताना है। आगे बोलते हैं रेड रिवर फ्लोज इन विच कंट्री, तो लाल नदी जो है वो किस देश में जो है वो बहती है? तो लाल नदी जो है वो कहाँ पर बहती है? वो वियतनाम कंट्री में जो है वो बहती है। ऑप्शन सी सही आंसर। वैसे ही हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी। इंडिया की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करते हैं तो नील नदी आती है, नाइल रिवर जो है वो आती है। अगर हम बात करते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, तो वो आती है वोल्गा नदी। वो भी आपने ध्यान रखनी है, वोल्गा नदी। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में हो गया यहाँ से कि कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ पर सबसे लंबी है। आगे बोलते हैं विच ट्री प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ बेबीज ऑन बीइंग कट डाउन, तो बोलते हैं कि इस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह की आवाज़ जो है वो आती है। तो एक वृक्ष ऐसा भी है जिसको काटने पर जो है वो बच्चों की तरह आवाज़ आती है, तो वो है मैट्रिक ट्री। ऑप्शन ए मैट्रिक ट्री जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 145 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हाइब्रिनेट फॉर 3 years कंटिन्यूसली, तो बोलते हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। तो लगातार 3 साल तक ये सोता रहता है। ये स्नेल है, घोंगा इसको कहते हैं। ये लगातार 3 साल तक जो है वो सोता ही रहता है। ठीक है जी। अगला आपने बोला है 46 क्वेश्चन में बोलते हैं हु नेम्ड इंडियन करेंसी इज रुपया, तो बोलते हैं भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। अगर हम बात करते हैं कि रुपया किसके द्वारा इसका ये नाम रखा गया, तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा रखा गया था। 146 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है जी। फिर बाद में चलकर करेंसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, पहले सिक्के ही होते थे, फिर नोट भी आए, इस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले, डीमोनेटाइजेशन हमें देखने को मिली। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं लाइव एंड लेट लाइव इज सेड बाय जियो और जीने दो। ये नारा किसके द्वारा जो था वो दिया गया था? तो ये नारा महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। महावीर स्वामी जी के द्वारा जियो और जीने दो का नारा दिया गया था। करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। पूछे गए हैं इस तरह के स्लोगन, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट नारे दिए गए हैं वो किसने दिए हैं? तो वो पूछे गए हैं बहुत बार टैट के एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच कंट्री यूजेस करेंसी नोट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो कौन सी कंट्री ऐसी है जो प्लास्टिक के बने हुए नोट्स को इस्तेमाल करती है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्लास्टिक के नोट यहाँ पर चलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, उनकी कैपिटल, उनकी करेंसी वो हम जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर आती है, और यहाँ की जो कैपिटल है ना वो कैनबेरा कैपिटल यहाँ की आती है, और वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। अगर हम वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं कि किस कंट्री की कैपिटल करेंसी कहाँ पर है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन में इंडोनेशिया जो है वो दिया गया है। इंडोनेशिया की अगर हम बात कर लें तो इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो रुपया ही यहाँ की करेंसी जो है वो आती है। और श्रीलंका की अगर हम बात करें, परंतु इंडोनेशिया की जो करेंसी आएगी ना वो महात्मा गांधी जी का वाला रुपया, वो इंडोनेशियन रुपी होगा, वो इंडोनेशियन रुपया होगा वो। श्रीलंका की उसी तरह अगर हम बात करेंगे तो श्रीलंका की करेंसी जो है वो श्रीलंकन रुपी आएगी, वो आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो कैपिटल और इम्पोर्टेंट जो करेंसीज एग्ज़ाम में पूछी गई हैं वो कौन कौन सी पूछी गई वो हम जानते हैं। जैसे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आजकल इंडिया आई हुई थी, तो उनका नाम शेख हसीना है। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है और इसकी करेंसी जो है वो टका इसकी करेंसी जो है वो आती है, ये आपने ध्यान रखनी है। उसी तरह आपने क्या ध्यान रखना है कि चाइना की जो कैपिटल आती है वो चाइना की कैपिटल जो है बीजिंग है, करेंसी यहाँ की युआन आती है। और ईरान की जो कैपिटल आती है वो तेहरान आती है, यहाँ की करेंसी रियाल आती है। इराक की कैपिटल जो है वो बगदाद आती है और करेंसी यहाँ की जो है वो दिनार आती है, वो आपने ध्यान रखनी है। अभी आपने देखा कि मलेशिया भी चर्चा में था, तो मलेशिया की जो कैपिटल आती है वो कुलालंपुर आती है और यहाँ की जो करेंसी आती है वो मलेशियन रिंगिट आती है, वो आपने ध्यान रखनी है। म्यांमार की जो कैपिटल आती है वो नेपिध्वा करके यहाँ की कैपिटल आती है और यहाँ की जो करेंसी है वो कयात यहाँ की करेंसी है। ये करेंसीज इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रहती। कतार की बात करें तो कतर की जो कैपिटल है वो दोहा है, करेंसी यहाँ की रियाल है। और अगर हम बात करें, और देखो साउथ कोरिया की जो करेंसी है ना वो क्या है, साउथ कोरिया की करेंसी वोन यहाँ की करेंसी आती है। नॉर्थ कोरिया की भी नॉर्थ कोरियन वोन है। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बाउंड्री लगती है उसको 38th पैरेलल जो है वो कहते हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या पूछा गया है, बोलते हैं विच ट्री माइट काउज डेथ ऑफ अ पर्सन इफ़ ही स्लीप्स अंडर इट। तो बोलते हैं किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान की मृत्यु हो जाती है अगर वो उसके नीचे सोता है, किसी पेड़ के नीचे। वो पेड़ है कौन सा? नीम का पेड़। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं बेहर इज सास बहू टेम्पल लोकेटेड। तो ये सास बहू टेम्पल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? अगर हम बात सास बहू टेम्पल की करते हैं तो ये उदयपुर में जो है वो स्थित है, और उदयपुर में ये स्थित है। अगर आप एलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड के लिए टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज के पेपर में यही था। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।